बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सियासी जमातों को एक डायरेक्ट पैगाम दिया। आईनी हदूद का जिक्र किया गया। आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, और ये पैगाम पाकिस्तान में किस शख्सियत को बराह रास्त दिया गया है। सियासी जमातों के साथ साथ इसका हाल अहवाल शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, साइफर केस में दो रिमार्क्स जज साहिबान के, जिन्होंने आज एक बार फिर इस केस का ड्रॉप सीन कर दिया है और हमें हर समात के ऊपर ये केस सिफर होता हुआ, यानी साइफर से सिफर होता हुआ नजर आ रहा है। ये दो रिमार्क्स क्या थे और दो सवालात पूछे हैं। प्रोसिक्यूशन भाग गई है और अदालत ने ये क्यों कहा कि खुदा का खौफ खाएं, और बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल करने के हवाले से भी राय साहब एक डेवलपमेंट हुई है। फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान को शहबाज शरीफ बनने के हवाले से एक पैगाम भी दिया, और वो क्यों समझते हैं कि इमरान खान शायद जो है वो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। इसका भी हाल अहवाल शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है, और ये जुडिशल कमीशन इंतखाबात में धांधली के हवाले से सामने आया। इसके वजहजात भी शामिल करेंगे, ये मुतालबा जो रखा गया है। लेकिन राय साहब, सबसे अहम खबर आज पाकिस्तान से आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब किया, और खिताब के बाद इस वक्त उनके इस बयान को पाकिस्तान के सियासी, पाकिस्तान के जो हमारे आम आदमी जो इस वक्त सड़क पे खड़ा है वो भी, और इसके साथ साथ मीडिया में कुछ कबीलों के बीरबल जो हैं, इसका अपना अपना मतलब जो है वो निकाल रहे हैं। आर्मी चीफ ने क्या कहा? आर्मी चीफ ये कहते हैं कि आप हमारी उम्मीदों का मरकज, आसमानों के मुहाफिज और इलाकाई यकजहती के जामन हैं। तवक्को की जाती है कि आप इसी तरह काबिलियत की खूबियों से मुज़य्यन जिंदगी गुजारेंगे जिसमें हिम्मत भी हो। फिर उन्होंने दूसरी जो बात कही रहा है साहब, कि हम अपनी आईनी हदूद बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को करते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आइन के आर्टिकल 19 में आज़ादी इजहार और आज़ादी राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। आइन में आज़ादी राय पर वाज़े कयूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। राय साहब, पाकिस्तान के सियासी जो हलके हैं वो किस तरह इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं? क्योंकि बहस अब ये हो रही है कि ये जुमला मेरे लिए नहीं कहा, ये तुम्हारे लिए कहा है। एक धड़ा कहता है कि ये हमारे लिए नहीं बल्कि ये इमरान खान के लिए कहा गया। आज़ादी इज़हार राय की अगर बैकग्राउंड में हम जाएं तो कुछ दिन पहले पाकिस्तान के मीडिया ने राय साहब जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ का नाम लेकर जो स्टेटमेंट जारी खान साहब की तरफ से की गई, उसका हवाला आपके सामने मौजूद है। और इससे पहले पाकिस्तान के मीडिया ने इस तरह से खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात को इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से रिपोर्ट नहीं किया। उस तनाजुर में देखा जाए, या फिर इस तनाजुर में देखा जाए कि जो सहाफ़ी हैं उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, और इमरान खान के मुकदमात की कवरेज पर पाबंदी है, और जिस तरह से फैसला आया इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि आप यहां पर खड़े होकर कोई सियासी बात नहीं करेंगे, उस तनाजुर में देखा जाए। या फिर राय साहब, ओवरऑल जो इस वक्त आज़ादी इज़हार राय की बात हो रही है, हमें उस तनाजुर में देखना चाहिए। फिर जो उन्होंने बात की ना कि आईनी हदूद हम बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को करते हैं। राय साहब, फजल रहमान साहब, जो मुझे लगा कि फजल रहमान साहब ने कुछ घंटे पहले ये स्टेटमेंट जारी किया कि आप अपनी हद में रहें और बहुत हो गया, और उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये बात की। उससे पहले अचकजई साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से पार्लियामेंट के फ्लोर पर बात की। पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर फजल रहमान भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए नजर आए, और तनकीद सिर्फ ये तनकीद नहीं थी, बल्कि अगर ये कहा जाए मौजूदा हालात के अंदर ये एक हमला था जो उन्होंने किया, लफ्जी गोलाबारी करते रहे। और इससे पहले भी पाकिस्तान की जो तारीख है सियासत की, इसमें फजल रहमान साहब के हवाले से हमने कल भी ये बात की थी कि कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
वो स्टेटमेंट जारी करते रहे और उन्होंने अपने कंधों पर हाथ मारकर जर्नैलों के नाम लिए। उन्होंने सारातन, हम कहते हैं ना कि वो क्या चीज है तो हम तुम्हें भी देख लेंगे, ये स्टेटमेंट तक जो है कोट अनकोट फजलुर रहमान साहब की तरफ से जारी हुए। और अब इसके साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ राय साहब देखें ना, तो राना सनाउल्लाह साहब भी इसी तरह की स्टेटमेंट जारी देते हुए हमें नजर आए। उन्होंने क्या कहा था, आपको याद है ना? उन्होंने कहा था कि आप अपने किरदार में वापस जाएं और अगर अपने किरदार में ही रहें तो ये अच्छा है। तो ये पैगाम नवाज शरीफ के लिए था, राना सनाउल्लाह के लिए था, फजलुर रहमान के लिए था, जवेद लतीफ के लिए था, इमरान खान के लिए था। रासा भी पैगाम किसके लिए था? आईनी हदूद जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। देखें हाशिम साहब, इसके अंदर एक और बड़ी खबर छुपी है जो कि शायद पाकिस्तान के तज्जियाकारों या ऐसे तज्जियाकार जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं या नून लीग के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने इस खबर की तरफ तवज्जो नहीं दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिताब में ये अल्फाज कि हम अपनी आइनी हदूद को जानते हैं, इससे पहले क्या गैर मामूली वाक़या हुआ है जिस पर आर्मी चीफ को एक खालिस्तान फौजी नोयत की तकरीब में एक सियासी बात करनी पड़ी है। जाहिर है कि ये एक सियासी बात है, एक फौजी नोयत की तकरीब जो कि पासिंग आउट परेड है। यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ज़ाइया के जवानों, पाक फ़ौज के जवानों के मुतल्लिक जो तारीफ़ी कलमात कहे, ये कलमात तो बिल्कुल ठीक है कि ये फ़ौज है, सरहदों पर बड़े चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी के बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन इस पूरी सूरत-ए-हाल में ये क्यों कहना पड़ा कि हमें अपनी आइनी हदूद का इल्म है? इससे पहले जो वाक़या हुआ है उस वाक़े को जांचना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के हवाले से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ISI की अदालती फ़ैसलों में मदाखलत के हवाले से ख़त लिखा और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने एक तहलका खेज और मुसद्दका इंकशाफ कर दिया जिसकी कोई तरदीद नहीं की गई कि खुफिया एजेंसियों यानी फ़ौज से जुड़ी एजेंसियों ने हमारे जज साहिबान से रब्ता किया, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने की कोशिश की। जब अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं मिले तो फिर अफ़गानिस्तान के नंबर इस्तेमाल करके, फ़ोन नंबर इस्तेमाल करके हमारे जज साहिबान को जान से मारने की धमकियाँ दिलवाईं। अब इसका मतलब यह है कि आर्मी चीफ अगर ये बात कर रहे हैं तो उनको ये महसूस हुआ है, उन तक ये फीडबैक पहुंचा है, क्योंकि आर्मी के अंदर अपने जो थिंक टैंक्स होते हैं, आर्मी से रिलेटेड मैटर, ISPR से रिलेटेड मैटर, प्राइम मिनिस्टर हाउस से रिलेटेड मैटर, बतौर साफ़ी चूँकि मैं इनको कवर करता हूँ, तो आर्मी के अंदर थिंक टैंक्स होते हैं, आर्मी के अंदर इंटरनल असेसमेंट्स होती हैं जो मुख्तलिफ सियासतदान बयानात देते हैं, उनके मुतल्लिक भी एक जो रिपोर्ट है, जायज़ा रिपोर्ट, ये आर्मी हाउस में पहुंचाई जाती है मिनट्स की सूरत में। तो जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जिस तरीके से जज साहिबान ने पाकिस्तान की फ़ौज से जुड़ी एजेंसियों पर सवालात उठाए, एक जज साहब ने नहीं, तमाम जज साहिबान ने सिवाय जस्टिस फ़ायद ईसा के तमाम हाई कोर्ट्स ने, मिसाल के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि एजेंसियों की मदाखलत अदालती फ़ैसलों में ये एक खुली हकीकत है। पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया और सबको पता है कि जिन जज साहिबान के कमरों से कैमरे निकले और फिर जस्टिस बाबर सत्तार का ज़ाती डेटा कैसे लीक हुआ, इसके ऊपर तो अभी कोई वजाहत नहीं आई कि ये कैसे लीक हुआ। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल में इसका मतलब यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लेवल पर और फौजी क़यादत के लेवल पर यह इदराक है कि फ़ौज पर बहुत से हल्कों की जानिब से तनकीद हो रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी इदारा है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज साहिबान, जिनमें से एक ऐसे चीफ जस्टिस है जिन्होंने अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना है, लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो वहाँ से भी फ़ौज पर तनकीद हो रही है। जो आपका मजहबी क्लाउट रखने वाला सियासतदान है फजलुर रहमान, उनकी जानिब से भी तनकीद हो रही है। इमरान खान साहब जिनके पीछे 87% अवाम खड़े हैं, उनकी जानिब से भी कड़ी तनकीद हो रही है। अवाम जब ये देखते हैं कि उनका मैंडेट चुराया गया तो शरीफ ख़ानदान से ज़्यादा सवालात इस्टेब्लिशमेंट से होते हैं, और फिर महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मैंगल, ANP तक जो है
और अब तो खुद नून लीग भी एस्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखा रही है और आंखें दिखाकर उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनवा लिया है इसहाक डार को। ये आंखें ही दिखा रहे ना, तो इसका मतलब यह है कि एस्टैब्लिशमेंट बड़ी हीट फील कर रही है। ये कुछ एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले जो सहाफ़ी हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ी खबरें ही देते हैं, वो ये कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट को कोई कंसर्न नहीं है कि कोई किस किस्म के स्टेटमेंट देता है या इस वक्त इलेक्शन के हवाले से जो नताइज आए हैं इन पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट को कोई परवाह नहीं है। यानी वो ये समझ रहे थे एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर पीसफुल है। लेकिन आर्मी चीफ के लेवल पर ये अल्फाज बोले जाने एक फौजी तकरीब में, ये खुद एक बहुत गैर मामूली वाक़या है। इसका मतलब यह है कि फौज की असेसमेंट यह है कि हम पर तनकीद हो रही है। अब जो ये कहा गया कि हमें अपनी आईनी हदूद का पता है, फौज को अपनी आईनी हदूद का पता है, और जाहिर है कि जंगों का हवाला भी दिया गया। बहुत से हवालों से पाकिस्तान की फौज को बड़े कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस हैं जो कि कुछ और मुल्कों को नहीं है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस हद तक बात मुकम्मल तौर पर ठीक है जो गजा का हवाला भी दिया गया। लेकिन हाशमी साहब, दुनिया के जो तमाम ममालिक हैं उनकी जो फौजें हैं वो भी इसीलिए बनाई गई हैं कि कोई जंग की सूरत हाल हो तो वो अपने मुल्क का दिफा करें, अपने अवाम का दिफा करें। अगरचे पाकिस्तान की अफवाज को दुनिया की दीगर अफवाज की निस्बत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, उनके पास वसाइल कम है। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी आ रही है, भारत का जो बॉर्डर है वो बहुत हॉस्टाइल है, ईरान का बॉर्डर भी अब हॉस्टाइल हो चुका है। लेकिन क्या सिर्फ इस बात को जवाब बनाया जा सकता है कि फ़ौज बहुत कुर्बानियाँ दे रही है या फ़ौज मुल्क की हिफाजत कर रही है? तो क्या इस बात को जवाब बनाया जा सकता है कि सियासी मुदाखलत हम ठीक कर रहे हैं, या इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है ये ठीक हुई है, या जज साहिबान से अपनी मर्जी के फैसले लेना? यानी फ़ौज की कुर्बानियाँ और फ़ौज की जो एक किरदार है पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए, उसको सलाम। लेकिन क्या इसको सामने रख के ये कहा जा सकता है कि ये जो मुदाखलत के शवाहिद सामने आए हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने जो सामने रखे हैं, और 8 फरवरी के 2024 के इलेक्शन के हवाले से तो सिर्फ 25 करोड़ पाकिस्तानी नहीं, तमाम आलमी इदारे, तमाम जो आलमी मीडिया के इदारे, यहाँ तक के मैंडेट थीफ की भी हेडलाइंस लगी हैं। तो इसका मतलब यह है कि आईनी हदूद को तो क्रॉस किया गया है। ये तो एक ओपन सीक्रेट है। ये तो खुद एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीबी साफी बड़े फख्र से कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने डंडा चलाया, इमरान खान साहब की पार्टी को जीतने नहीं दिया, और आगे भी एस्टैब्लिशमेंट डंडा चलाएगी और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा देगी। तो उनके अपने करीबी साफी ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है बहुत एग्रेसिवली सियासत के अंदर अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रही है। तो इसलिए जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद हो रही है, आर्मी चीफ के इस बयान को उस तनाजुर में देखना चाहिए। अगेन, क्या आपने ये सुना कि पाकिस्तान के किसी कारोबारी जो इदारे हैं उनके सरबराहान, जज साहिबान, या इस वक्त जो पाकिस्तान के दानिश्वर हैं या कोई और तबका, वो बराह रास्त शरीफ खानदान पर इतनी तनकीद कर रहा हो जितनी एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद हो रही है? क्योंकि सबको पता है कि शरीफ खानदान की कोई औकात नहीं है। सबको पता है कि शरीफ खानदान अपने बलबूते पर तो 2 नशिस्तें नहीं जीत सकता था। इसलिए सारे सवालात एस्टैब्लिशमेंट से होते हैं। तो सारे सवालात एस्टैब्लिशमेंट से होते हैं, इसका मज़र यह है कि आर्मी चीफ को ये बात कहनी पड़ी है। और मेरा तज्जिया यह है कि ये जो आईनी हदूद में रहने की बात की गई है, ये शायद जज साहिबान को भी एक मैसेज दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं उनको भी मैसेज दिया गया। लेकिन क्या इस बात पर यकीन कर लिया जाएगा कि फौज को अपनी आईनी हदूद का इल्म है? इल्म तो ज़रूर होगा, लेकिन क्या एस्टैब्लिशमेंट अपनी आईनी हदूद में रहकर काम कर रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आईनी हदूद में रहकर काम किया जब बल्ले का इंतखाबी निशान छीना? क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी हदूद में रहकर काम किया? ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा एस्टैब्लिशमेंट जो काम करवाना चाहती है अपनी आईनी हदूद से बाहर निकलकर, तो बाकी इदारे उसकी बांदी बनकर, उसके ताबे बनकर, अपनी आईनी हदूद से बाहर निकलकर एक पार्टी, एक गिरोह को निशाना बनाते हैं या वो मकासद पूरे करते हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट इन इदारों से पूरे करवाना चाहती है। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को मैसेज दिया है, ये मैसेज इमरान खान साहब के सिवा ये मुझे लगता है कि प्राइमरली जो जज साहिबान हैं उनके लिए भी है
क्योंकि इमरान खान साहब को मैसेज देने का तो खुद एस्टैब्लिशमेंट को भी पता होगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, कि जिनको जेल में डाला हुआ है 9 माह से, जिनको स्लो पॉइजनिंग की जा सकती है, ओवरनाइट खुदा न खास्ता हमला किया जा सकता है, तो जब वो इसके बावजूद, इतने खतरात के बावजूद वो इतने एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को मैसेज देकर दबाया तो नहीं जा सकता। तो ये मैसेज कुछ और हल्कों के लिए। इसके अंदर एक जो बड़ी अहम बात है, जो मुराद सईद ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, इसको समझने की जरूरत है एस्टैब्लिशमेंट को भी और पाकिस्तानी अवाम को भी। इसके अंदर एक बड़ा दिलचस्प वाकया भी है, लेकिन बड़ा मीनिंगफुल वाकया है, क्योंकि मुराद सईद ने यह कहा कि हम और हमारा पाकिस्तानियों का भरम यह था, और यह भरम रहना चाहिए था, कि पूरी दुनिया के अंदर जो अफवाज होती हैं वो जब अपने मुल्क का दिफा करती हैं तो कहीं थोड़ा बहुत कानून की खिलाफ वर्जी हो जाती है, लेकिन हम यही समझते रहे कि जो कुछ भी कर रहे हैं ये मुल्की मफाद में कर रहे हैं। अगर कहीं किसी जगह पे इन्होंने कोई सियासी मामलात में मुदाखलत कर दी या कुछ लोगों को लापता कर दिया, तो यही समझा जा रहा था कि चले अभी इनसे गलतियां तो हो रही हैं लेकिन ओवरऑल मुल्की मफाद में कर रहे हैं। और जो इस्टेब्लिशमेंट की गलतियां थी, इनके ऊपर इमरान खान साहब बतौर लीडर पर्दा भी डालते रहे, यानी उनसे बराह रास्त सवालात किए गए तो उन्होंने बजाय इसके कि इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक ये कहते हैं कि ये बराह रास्त हमें निशाना बना रही है, इमरान खान साहब ने एक पर्दा रहने दिया। लेकिन उसके बाद मुराद सईद ये कहते हैं कि जब बुशरा बीबी साहिबा को भी कैद करके, ये उनके अल्फाज हैं, कि इंतहा की बेहूदगी का मुजाहरा किया गया, तो अब जो एक भरम था कि जो कुछ करते हैं मुल्की मफाद के लिए करते होंगे, वो भरम टूट गया है। और फिर उन्होंने अल्फाज बोले कि देखें उसका नतीजा ये निकला है कि आज पाकिस्तान के बच्चे को पता चल गया कि इमरान खान साहब जब जंगल के बादशाह का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो वो किसको मुखातिब कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि ये भरम नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन ये भरम टूट गया है, क्योंकि जो एक पर्दा हायल था अवाम के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इमरान खान साहब की सूरत में, क्योंकि इमरान खान साहब सबसे पॉपुलर लीडर हैं, तो एक पॉपुलर लीडर जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा था इस वजह से कि उसको नवाज शरीफ जैसे लीडर या आलमी सतह पर बहुत सी साजिशों का सामना था, तो एक पर्दा बना था, लेकिन वो पर्दा भी गिर गया और उसी पर्दे को चाक करने की कोशिश की गई। तो ये मुराद सईद ने बड़ा मीनिंगफुल मैसेज दिया है। तो इसलिए अभी भी वक्त ये है कि कोई भी अपनी फौज के जवानों के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहता, अपनी फौज से सवालात नहीं करना चाहता। हर पाकिस्तानी अपनी फौज से लाजवाल मोहब्बत करता है, लेकिन ये जो शरीफ ख़ानदान को मुसल्लत करने के लिए एक्सरसाइज की गई है, इसकी वजह से इदारों से, इस्टेब्लिशमेंट से सवालात होते हैं। ये सवालात ख़त्म करने के लिए जनरल लोधी जैसे लोग जो हैं, इनके फार्मूले पर जाना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ प्रपोजल आ सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, कुछ इमरान खान साहब की जानिब से, लेकिन आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को और सबसे मकबूल लीडर को साइड लाइन करके ये नहीं कह सकते कि इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद होगी, नहीं होगी, और ये भी नहीं कह सकते कि सबसे बड़ी पार्टी को साइड लाइन करके मुल्क आगे जा सकता है। ये सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके इंडिकेशंस आगे आप देखें कि आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है ये बदतरीन मंदी का शिकार हो गया है। खरबों रुपए जो ना हर रोज सरमायाकारों को डूब रहे हैं। राज साहब, ये साइफर का केस है जिसमें एक बार फिर से जज जो है ना वो फट पड़े हैं और जज प्रोसिक्यूशन के दलाइल से तंग आ गए हैं और आखिरकार हमें बेजारियत उनके चेहरों पर और उनके जुमलों में नजर आई। 3 चीजें राज साहब बड़ी अहमियत की हामिल थी जो आज सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों जजेस जो हैं उनकी तरफ से रखी गई इस अदालत के सामने। पहली चीज जो मुकालमा है प्रोसिक्यूशन और जज साहब चीफ जस्टिस के दरमियान, सलमान सफदर जो पीटीआई के वकील हैं वो कहते हैं कि मुझे तो तजस्सुस है कि एफआईए प्रोसिक्यूटर कब अपने दलाइल मुकम्मल करें। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि उन्होंने खुद अपने दलाइल के लिए 14 समातें ली थी, लिहाजा आप इंतजार करें। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपने 4 समातें कही थी, 4 तो हो गई। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि शाह साहब 4 समातें हो गई हैं, अब काफी है। अच्छा, इसके बाद ना प्रोसिक्यूटर के दलाइल शुरू तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर की। राय साहब 342 का बयान जो है ना उसका हवाला अदालत के अंदर दिया गया और ये वो बयान था जो इमरान खान का हुआ लेकिन वकील की अदम मौजूदगी में हुआ, और ये अदालत की तरफ से सवाल भी उठाया गया कि अगर वकील मौजूद नहीं होगा तो हमें बताया जाए, इस अदालत की मामलत की जाए कि उस बयान को क्या काबिल कबूल समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा। चीफ जस्टिस ने राय साहब ये भी कहा कि साइफर जो है क्या वो काबिल एहतसाब है
या काबिल एहतसाब नहीं है? और ये कौन जाकर वज़ीर-ए-आज़म को बताएगा कि जनाब आपने अगर ये गाइडलाइन पर अमल ना किया तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, यानी उस किताबचे का हवाला दिया जा रहा था। अच्छा, फिर एक और इंटरेस्टिंग बात ये हुई राय साहब, खान साहब साइफर जो उनके पास है, जो क्लेम किया जा रहा था कि उन्होंने घुमा दिया, अब ये काबिल एहतसाब है या नहीं, इस पर भी प्रोसिक्यूशन ने मामलत करनी है अगली तारीख पर। लेकिन इसके साथ साथ साइफर के केस में प्रोसिक्यूशन हमें भागती हुई नजर आई है और उनके पास कोई भी दलील नहीं थी कि इस केस को मजीद जो है वो मेरिट पर लड़ा जा सके। फाइल पढ़कर वो सामने उन्होंने रखी और उसे रीडिंग कर रहे हैं जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, वो आपको अदालत का हाल बताते हुए नजर आएंगे। राय साहब, फिर इसके अंदर आजम जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनका किरदार क्या रहा, ये उनकी जिम्मेदारी थी, उनके नाम पर हुआ। फिर एक जो चीज़ इसके अंदर बड़ी अहम उठाई गई है कि जब इस किस्म का कोई वाकया हो जाए, यानी साइफर गुम गया, तो फिर आपने किस इदारे को रिपोर्ट करना है और फिर उनकी बाकायदा तौर पर क्या जिम्मेदारी है, ये भी अदालत की तरफ से एक सवाल उठाया गया, जिसका जवाब हमें आज जो हम प्रोसिक्यूशन थी हामिद अली शाह साहब और उसके साथ साथ सलमान सफदर अदालत में देते हुए नजर आए। राजा, फिर एक और भी काम ये हुआ कि जज साहब ने, क्योंकि वो एक गाइडलाइन है, एक किताबचा है साइफर के हवाले से जिसका जिक्र कर रहे हैं कि इसको पढ़कर बताना किसकी जिम्मेदारी थी, जज साहब ने कहा कि वो कहाँ पर है, क्या आपने सलमान सफदर को दिया? तो उस पर उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब लेना नहीं चाहते, मैं तो उन्हें देना चाहता हूं। तो उन्होंने उस पर कहा कि अगर मैंने इनसे ले लिया तो कल को ये भी मेरे पे भी मुकदमा बना देंगे। और फिर दूसरी तरफ जज साहब खुद कह रहे हैं कि यार आपके पास वो किताबचा वापस आ गया, ये ना हो कि कल आप हमारे ऊपर भी मुकदमा बना दें। तो राय साहब, साइफर गाइडलाइंस का किताबचा वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं होगा, इस नुक्ते पर अदालत को अब मुतमईन करना है। राय साहब, केस तो खत्म हो ही गया है, अब ऐलान क्यों नहीं कर रहे चीफ जस्टिस साहब? क्योंकि उन्होंने एक जुमला कहा था कि मेरे पास तो बहुत सारे महफूज मुकदमात जो हैं उनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है और आप वक्त जो है ज़ाया कर रहे हैं। देखें हाशमी साहब, एक जज साहब ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया कि मुझे ये मैसेज कन्वे किया गया कि जब तक इमरान खान साहब के केस का फैसला नहीं हो जाता मैं अपने बेटे का वलीमा नहीं कर सकता। एक जज साहब ऐसे हैं जिनके घर पर क्रैकर हमला कर दिया गया। एक जज साहब के घर से खुफिया कैमरे और उसके साथ सिम बरामद हो गई। और एक जज साहब जस्टिस बाबर सत्तार का पर्सनल डेटा ग्रीन कार्ड के हवाले से लीक कर दिया गया। एक तो मैं इसलिए ये वाक़यात दोबारा गिनवा रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही ये साइफर केस की समाअत हो रही है। वो साइफर केस जिसका ट्रायल 2 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली करार दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साइफर केस में कोई ऐसी शुआयद नहीं है कि इमरान खान साहब को इसके अंदर जमानत ना दी जा सके। तो हाशमी साहब, इस पूरी सूरत हाल में अगर अब तक साइफर केस का फैसला नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि असर रसूख तो आ रहा है। क्या ये पाकिस्तान के अंदर ओपन सीक्रेट नहीं है कि 75 साल से यही होता आ रहा है? क्या जज साहिबान ने खुद लिख कर नहीं दे दिया कि उनके ऊपर किस तरह का दबाव आया, किस तरह के दबाव के तहत उनसे फैसले लिए गए? आप देखें कि अलीमा खान साहिबा की भी एक वीडियो वायरल है, हसन नियाजी की वालदा की भी वीडियो वायरल, उसमें भी कहा गया कि हमें ये मैसेजेस दिए गए हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक बात ना किया करें। और ज़ाहिर है कि हसन नियाजी के मुतल्लिक अगर उनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं चल रहा था और वो फौज की तहवील में थे तो उनकी वालदा क्या बात करती, क्या कहती कि पुलिस की तहवील में थे, क्या कहती किसी सियासतदान की तहवील में थे? तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि इस वक्त जो पूरा निज़ाम है, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि एक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या 2-4 लोग या इस्टेब्लिशमेंट अगर ये कहे कि हमारा अमल दखल नहीं है तो इससे ये कोई बात सच तो साबित नहीं हो जाती। ये तो पूरा पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान का हर सहाफ़ी कह रहा है। वो सहाफ़ी जो कि इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते हैं, सहाफ़त तो नहीं मैं कहूँगा, सहाफ़त तो वो नहीं करते, जो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते हैं वो भी ये कह रहे हैं। तो ये ओपन सीक्रेट है, जो आलमी क़ुव्वतें हैं उनको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ही इस तरह के मामलात को ड्राइव करती है।
तो इस पूरी सूरत हाल में साइफर केस भी अमली तौर पर तो फौत हो चुका है, लेकिन इमरान खान साहब के हक में कब फैसला आएगा? उस वक्त फैसला आएगा जब ये इस्टेब्लिशमेंट देखेगी कि अच्छा, इसमें इमरान खान साहब को अब रिहा करने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। जज साहिबान ने हाथ खड़े कर दिए कि अब इस केस को मजीद अल्तवा का शिकार नहीं कर सकते, लेकिन मीनवाइल इमरान खान साहब को किसी और केस में कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और जैसे एक और तोशाखाना का नाम निहाद केस जो है ये बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के खिलाफ जो है ये बना दिया गया है। अगरचे इमरान खान साहब ने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ये तोशाखाना के जो ताइफ थे ये कीमत देकर ख़रीदे, इसके ऊपर टैक्स भी अदा किया, इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन अगेन जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी अदालती मामलात के हवाले से वही होगा, लेकिन ग्राउंड के ऊपर इलेक्शन डे के हवाले से और फिर इमरान खान साहब को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनवाने के हवाले से ये जो आवाम चाहेगी वो होगा। एक आध मरतबा तो इस्टेब्लिशमेंट ने शरीफ खानदान को जितवाने के लिए ये इतनी बड़ी लंबी एक्सरसाइज कर ली, लेकिन आप देखें कि ये एक्सरसाइज बुरे तरीके से नाकाम हो गई। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ को मुसल्लत करने से कि देखें इस्टेब्लिशमेंट के सामने किसी का जोर नहीं चला, ये बात गलत है। पहली मरतबा 75 साल में हुआ है, पाकिस्तान की तारीख उल्टी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इतना जोर लगाया है शरीफ खानदान को लाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला छीनने के बावजूद 180 नशस्तें पीटीआई ने हासिल की हैं। इलेक्शन में 180 नशस्तें हासिल की हैं और 17 नशस्तें नून लीग ने हासिल की हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, जो असल में 2 नशस्तें हैं। अगर बल्ले का इंतखाबी निशान होता, मजहर अब्बास साहब, नजम सेठी साहब जो कि बहुत बड़े नाकिद हैं इमरान खान साहब के, वो भी ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को असेस करने में गलती की और इस तरह का उन्होंने तासुर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझती है, क्योंकि सारे प्लान जो हैं वो 8 फरवरी को लोगों ने यानी आम लोगों ने वोट देकर ये चौपट कर दिए। तो ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को, यानी ट्विटर तो चले आपने ब्लॉक कर दिया, लोग वीपीएन इस्तेमाल करके ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये 25 करोड़ लोगों को अगवा करना, लापता करना या इनको किसी किनारे पे लगा देना, ये तो कोई हल नहीं हो सकता ना, ये तो मुमकिन नहीं है। अल्टीमेटली आपको बैठना पड़ेगा इमरान खान साहब के साथ ही और आपको इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। जितनी इसमें ताखीर होगी उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इस्टेब्लिशमेंट का होगा, सबसे ज़्यादा सवालात इस्टेब्लिशमेंट से होंगे। और ये आप देखें कि हर आने वाले दिन पाकिस्तान की मैशत के हालात बिगड़ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तनकीद बढ़ रही है और आपकी इकॉनमी जो है ये कोलैप्स कर रही है। अशराज साहब, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2024 इलेक्शन में धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि इलेक्शन की शफाफियत पर आज निकाती एजेंडा रखने जा रहे हैं। 8 फरवरी से पहले पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। आज हम इलेक्शन 2024 पर वाइट पेपर जारी करने जा रहे हैं। हमने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में 158 दरखास्तें दायर की। हम बताएंगे कि किस तरह इलेक्शन में धांधली की गई। हम कौमी असम्बली की 180 नशस्तें जीत चुके थे। फॉर्म 147 से हमारी सीटें दूसरों को दी गई। हमने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, वो पिटीशन भी आज तक नहीं लगा सके। इंतखाबी निशान छीन कर हमें मैदान में भेजा गया, हमने बाइकआउट ना किया और पुरअमन अंदाज से हिस्सा लिया। फॉर्म 47 बनाकर हमारी फतह को शिकस्त में बदला गया। हम चाहते हैं जुडिशल कमीशन बने और इलेक्शन की इंक्वायरी करे। 300 सफ़ात पर मुश्तमिल वाइट पेपर शाया करने जा रहे हैं। वाइट पेपर्स आलमी इदारों, गैर मुल्की मीडिया चैनल्स, अखबारात की रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल है और आवाम के नोटिस में लाना चाहते हैं कि कैसे मैंडेट को छीना गया और चैनल्स और हम जुडिशल कमीशन चाहते हैं ताकि पता चले कि कैसे पीटीआई को हराया गया। राय साहब, आप समझते हैं कि जुडिशल कमीशन का मुतालबा कबूल होगा और अगर कबूल ना भी हो तो मुतालबा करना ठीक था? क्योंकि मुझे और मेरे समेत पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट और राना सनाउल्लाह की लॉन्चिंग हुई और फिर उन्होंने 2 गार्ड्स जो हैं वो शहबाज शरीफ के लेफ्ट राइट खड़े कर दिए हैं, एक राना सनाउल्लाह की शक्ल में और फिर साथ साथ जो है आपको इसहाक डार साहब भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में, ये जो गार्ड्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। इसके बाद मामला तो मिड टर्म इलेक्शन या फिर
वक्त से पहले इलेक्शन और मैं हुकूमत को नहीं मानता और हमें इस्टेब्लिशमेंट काम नहीं करने देती, मुझे तो ये नारे सुनाई दे रहे हैं नवाज शरीफ के कैंप में। तो दूसरी तरफ हम अगर जुडिशल कमीशन बना दे तो क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? अब कौम को तो पता है कि क्या हुआ, क्योंकि जुडिशल कमीशन हमारे व्यूअर्स के लिए कि जुडिशल कमीशन का मकसद ये होता है कि फाइंडिंग्स, वो बाइंडिंग नहीं होता लीगली किसी के ऊपर। और फिर कौम को तो वैसे ही पता है कि धांधली हुई और बहुत ज़बरदस्त किस्म की धांधली हुई। राय साहब। हाशमी साहब, फवाद चौधरी और अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक जो खबर आई है ये भी हमारे व्यूअर्स के सामने रखें, और ये जो आपने सवाल पूछा इसका भी एक दिलचस्प जवाब है, ये भी रखते हैं अपने व्यूअर्स के सामने। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब आप अगर आपने डील की ना तो आप शहबाज शरीफ बन जाएंगे, इमरान खान को वो कह रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तो मुकदमात थे, राय साहब, केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग, जिस दिन इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी इन्हें मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया। ऐसा भी सब कुछ हुआ। तो फवाद चौधरी साहब किस मुंह से ये कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ इमरान खान ने अगर डील की तो वो बन जाएंगे? हाँ, डील नहीं होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान की तो जायदादें पाकिस्तान में हैं। इमरान खान के महलात लंदन में नहीं है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, या किसी और मुल्क में नहीं है। ना ही इमरान खान का नाम जो है दुनिया के किसी बड़े जो एक्सपोजे था, बड़ी कोई आपने इनके खिलाफ कोई खबर देखी हो, कोई बड़े बड़े बयानात खान साहब के हवाले से, या कोई इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशनल हो रही हो, ये तो इनकी करप्शन तो राय साहब इतनी है कि इनके ऊपर बाकायदा किताबें लिखी जा सकती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बन गई। तो फवाद चौधरी साहब, मुझे लगता ये है, मैं चाहूँगा कि इस पर भी आप कमेंट करें, डेस्परेट मेयर्स उनके नज़र आते हैं। और ऐसा भी इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने रोक दिया है और अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार जो है वो नहीं किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस और दीगर इदारों के हवाले से ये हुक्मनामा जारी किया है और SM अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच की तरफ से ये हुक्मनामा जारी किया गया, क्योंकि कहा जा रहा था कि उन्हें 9 मई और दीगर मुकदमात में जिस तरह से उन्हें पेश होना चाहिए वो पेश नहीं हुए, तो लिहाजा अब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और फिर पेश करवाया जाएगा। अच्छा, अब डील के मुतल्लिक एक दिलचस्प नुक्ता ये है कि डील आप उस सूरत में करते हैं जब आप गिल्टी हों, और फिर आप कोई डील कर लें, जैसे नैब के साथ प्ली बारगेन, वो अनासिर कर लेते हैं जिनको पता होता है कि उन्होंने करप्शन की है, और फिर वो एक डील करते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे नवाज शरीफ ने जनाब बाजवा के साथ डील की थी, जैसे इससे पहले फजलुर रहमान ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में एक डील की थी उनको वर्दी में मुंतखब करवाने के लिए। इमरान खान साहब चूंकि गिल्टी भी नहीं है, इमरान खान साहब पर करप्शन का कोई मुकदमा नहीं है, ये तमाम तो सबको पता है कि बोगस मुकदमात हैं। अगर इमरान खान साहब ने कोई करप्शन की है तो उस करप्शन से कमाया गया पैसा उसके शवाहिद कहाँ पे हैं? क्या इमरान खान साहब ने अपने अकाउंट में डाले, बुशरा बीबी साहिबा के अकाउंट में डाले, ज़मीन खोद के कहीं ज़मीन के अंदर दबा दिए? पाकिस्तान की फ़ौज की तमाम एजेंसीज ये शवाहिद ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, पाकिस्तान की तमाम सिविल एजेंसीज ये शवाहिद ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन 1 रुपये का कोई सुराग नहीं है कि इमरान खान साहब ने ये करप्शन की हो। तो ये सारे हवाई केसेस हैं। इमरान खान साहब को चूँकि पिछले 9 माह से गैर आइनी तरीके से जेल में डाला गया है, PTI का मैंडेट लूटा गया है जो कि एक ओपन सीक्रेट है, तो इसके ऊपर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। ये कोई डील नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब तो गिल्टी नहीं है। दूसरा, फवाद चौधरी साहब अब ज़रा ख़बरों में आना चाहते हैं। फवाद चौधरी को कुछ हल्के दोबारा से इमरान खान साहब को शायद पूरे पैगामात नहीं मिलते जेल में, और जो लीडर जाके पैगामात पहुंचाते हैं उनमें से एक आधे लीडर के ऊपर लोगों के शकूक व शुबात भी हैं कि इमरान खान साहब को सही बात कन्वे नहीं की जाती। तो फवाद चौधरी ने कोई सख्ती बर्दाश्त नहीं की इमरान खान साहब के लिए, और बाद में भी इमरान खान साहब के लिए वो कोई सख्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका पूरा आप पीछे देखें कि इनकी पूरी हिस्ट्री क्या है। कभी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के साथ, कभी बिलावल जरदारी के गुण गाते हैं, कभी आर्मी चीफ के गुण गाते हैं, कभी एक पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में। तो इन जैसे लोगों को किसी भी सूरत पार्टी में वापस नहीं लेना चाहिए, और इसी तरह असद उमर जैसे लोगों को। दूसरा, जो आपने कहा कि जुडिशल कमीशन, देखिए जुडिशल कमीशन
अगर बनता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल होना चाहिए। इसकी एक डेडलाइन होनी चाहिए कि 3 माह 6 माह के अंदर ये नताइज दे, और सिर्फ अपनी फाइंडिंग्स ना दे बल्कि एक कंक्लूजन दे और ये बताए नताइज के साथ कि ये जो इलेक्शन है इसमें धांधली हुई है या नहीं, और इसके अंदर प्री पोल रिगिंग इसका जायज़ा लिया जाए। जैसे पीटीआई को जलसे नहीं करने दिए गए, जैसे पीटीआई को कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी गई, पीटीआई के लोगों को नायल किया गया और गिरफ्तारियां की गई, तो 3 महीने क्या 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान बैठ जाएं तो 100% नहीं 500% अगर इनका कोई ज़मीर है, अगर इनकी आंखों में, मैं इस्तारतन कह रहा हूँ, अगेन इस्तारतन लफ्ज़ नोट कर लिया करें, इस्तारतन कह रहा हूँ कि इनकी आंखों में कुछ सियासी शर्म का पानी है, इनकी आंखों में ज़मीर की शर्म का कोई पानी है, तो ये 3 घंटे में इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि 2024 के इलेक्शन में बदतरीन किस्म का धांधला हुआ है। लेकिन इसके लिए एक जज के तौर पर आपके अंदर एक अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए, जो फिलहाल पाकिस्तान की अदलिया में और पाकिस्तान के जो जज साहिबान हैं उनमें नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।